जनरल ज़िया के दौर में सऊदी अरब में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मुस्लिम दुनिया को हिला के रख दिया। नवंबर 1979 को 500 मसला अफराद ने खाना काबा पे कब्जा कर लिया। सऊदी अरब की फौज खाना काबा को आज़ाद कराने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे और उनका भारी नुकसान भी हो गया। मजबूरन सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान और फ्रांस से मदद तलब कर ली। पाकिस्तान के SSG कमांडोज भेज दिए गए। 2 हफ्तों की मुसलसल कोशिश के बाद खाना काबा को आज़ाद करा लिया गया और हमला आवरों के सरबराह जहीमान को 60 साथियों समेत जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। पाक फौज की इस कामयाब कार्रवाई के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के दफाई ताल्लुकात बहुत मजबूत हो गए और ये दोनों एक दूसरे के साथ तावन करने लगे। दूसरी तरफ इस्लामी दुनिया में ज़ियाउल हक को इस्लामी हीरो के नाम के तौर पे जाना जाने लगा। आज भी इस्लामी दुनिया मुकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के तौर पर पाक फौज को जानती है। पाक फौज को इसी वजह से एक अच्छी नजर से देखा जाता है। जहां ये वाक़या ज़ियाउल हक को हीरो बनाता है, वहीं पे सियाचिन पे भारत ने जो कब्जा कर लिया, उसकी वजह से उनकी साख को बहुत नुकसान पहुंचा। कराची में एक जगह पे उन्होंने कहा कि सियाचिन तो वो जगह है जहां पे घास भी नहीं उगती, और इस बयान की वजह से जनरल ज़िया की साख को, उनकी दिलेरी को, बहादुरी को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा। लेकिन जहां ये नुकसान पहुंचा, वहीं पे जनरल ज़ियाउल हक ने पाक भारत एक बहुत बड़ी जंग से बचा लिया, क्योंकि उन्होंने भारत को एटमी जंग की धमकी दे डाली थी। 1987 में भारत ने हरास्ट टेक के नाम से राजस्थान में जंगी मशकें शुरू कर दी। खुफिया इतलात के मुताबिक वो पाकिस्तान पे हमला करना चाहते थे, लेकिन एक टेस्ट मैच को देखने के लिए जनरल ज़ियाउल हक बिन बुलाए भारत में चले गए। भारत के वज़ीर आज़म राजीव गांधी से मुलाकात की और उसको बताया कि अगर जंग छिड़ी तो हम एटमी हमला कर दें, और उनको एक वार्निंग दी, क्योंकि हम जोहरी हथियार, जोहरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। जनरल ज़ियाउल हक को आइन से चिढ़ थी। वो कहा करते थे कि ये 12 सफ़ात का किताबचा किसी भी वक्त फाड़ कर फेंक सकते हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने इस दस्तूर को इस्लामी आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी ढाल में ढाल लिया। उनके वक्त में गली मोहल्लों में सलात की कमेटियां कायम हुई, बैंक अकाउंट्स से ज़कात काटी जाने लगी, अदालतों में काजी मुकर्रर किए गए, शरई सजाएं नाफिज हुई, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, शरीयत कोर्ट और हलाल कमेटी का क़याम भी जनरल ज़ियाउल हक के ही कारनामे हैं। तौहीन मजहब पे सजाए मौत उन्हीं के दौर में शुरू हुई। आर्टिकल 62 और 63 को भी आइन का हिस्सा बनाया गया, जिसके तहत रुकने असम्बली का सादक और अमीन होना बहुत ज़रूरी था, और इसी वजह से बाद के एक वज़ीर आज़म और एक वज़ीर ख़ारजा को अपने ओहदों से बरतरफ होना पड़ा, और वो दोनों इसी वजह से ताहयात नाअहल हो गए। उन्होंने आइन में 8वीं तरमीम करके 58(2)B को शामिल किया। इस आर्टिकल के मुताबिक सदर जब चाहे इस शिक को इस्तेमाल करके 58(2)B को इस्तेमाल करके असम्बलियां तोड़ सकता था। 1984 में उन्होंने एक रेफरेंडम कराया, और रेफरेंडम में उन सवाल पूछा कि अगर आप पाकिस्तान में इस्लामी कानून चाहते हैं तो क्या अगले 5 साल तक जनरल ज़ियाउल हक ही, अगर आप पाकिस्तान में 5 साल कानून चाहते हैं तो सदर ज़िया ही पाकिस्तान के आइंदा सदर रहेंगे 5 साल तक। और ये रेफरेंडम 97.7% के हिसाब से कामयाब रहा, और यही उम्मीद थी। इसी तरह की आवाम और सिलसिला है जो आप लोग भी जानते हैं। किसी ने क्या खूब कहा था कि जनरल ज़ियाउल हक
اسلام کے نام پہ اپنے آپ کو نافذ کرتے رہے۔ آئین کے تحت سارے اختیارات انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے 1985 میں غیر جماعتی الیکشن کروائے۔ ان الیکشن میں برادری ازم کو فروغ ملا، اور جب الیکشن کمپلیٹ ہو گئے تو انہوں نے ووٹوں کے بغیر ہی قانون ساز اسمبلی میں محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم لگا دیا۔ بہت سے لوگ اس وقت محمد خان جنیجو کو جانتے بھی نہیں تھے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے کہ یہ محمد خان جنیجو کون ہے۔ جنرل ضیاء کا خیال تھا کہ جنیجو ان کے دستے نگر رہیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ ایک سیاستدان تھے اور وہ خود کو عوام کا جواب دہ سمجھتے تھے، اور وہ آہستہ آہستہ اپنے حساب سے چلنے لگے تھے، اور کئی جگہوں پہ وہ جنرل ضیاء سے مشورے بھی نہیں لیتے تھے۔ 1988 میں روسی فوج کے افغانستان سے نکلنے والے جنیوا کنونشن پر دستخط بھی انہوں نے جنرل ضیاء سے پوچھے بغیر ہی کر دیے، اور پھر وہی ہوا جو مرزا سکندر کے ساتھ ہوا تھا یا دوسرے وزراء اعظم کے ساتھ ہوتا رہا تھا۔ ان کو جنرل ضیاء نے اپنی ہی بنائی ہوئی آئین کی شق 58(2)B کے تحت برطرف کر دیا، اسمبلیاں توڑ دیں۔ نواز شریف اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اور چونکہ ان کی وہ سرپرستی کر رہے تھے اس لیے ان کو وہاں سے نہ ہٹایا گیا اور ان کو قائم مقام وزیر اعلیٰ ہی رہنے دیا گیا۔ ان کے پاکستان کے معاشی حالات بہت بہتر تھے، کیونکہ روس کے مقابلے میں پاکستان فرنٹ لائن پہ آ گیا تھا۔ کئی سال سے لگی معاشی پابندیاں ختم ہو چکی تھیں، امریکہ نے اپنی پابندیاں ہٹا لی تھیں، امریکہ کی امداد کا سلسلہ بھی چل پڑا تھا۔ اس وقت روس مخالف یورپین ممالک بھی پاکستان کے قریب آ گئے تھے۔ بڑی تعداد میں پاکستانی بیرون ملک روزگار کے لیے جانے لگے تھے۔ اسی وجہ سے عام عوام کے معاشی حالات بھی بہت بہتر ہو گئے۔ مخالفین اس کو مصنوعی ترقی کا نام دیتے تھے کہ یہ امریکہ کی دی ہوئی امداد اور عام عوام کی اپنی کمائی ہے۔ ضیاء دور کی دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے، اس سے زیادہ بڑی باتیں ابھی پیچھے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ جانو، میں ہوں تنویر چودھری، اور بقایا جنرل ضیاء الحق کے واقعات آپ کو اگلی قسط میں دکھائے جائیں گے۔